जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। 801 एचडी कोड है मेरे प्यारों को। इस कोड का पेपर आप लोगों को 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा देख पा 2025 का एक वायरल पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा का पूरा सोल्यूशन, और यह पेपर जो है वो 70 नंबर का, और आज ही मैं 70 में 70 और बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। एग्जाम के अगर एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो तो देख के जाना मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, सही सही 10 अंकों का अनुक्रमांक यहाँ पे डालिएगा और सही सही नाम अपना जरूर से जरूर डाल लीजिएगा। और 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को हल करना है। गारंटी मेरा कि इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो 2.5 घंटे के अंदर इस पूरे के पूरे पेपर को हल करके घर चले आओगे, ये गारंटी है मेरा। पूरा का पूरा विद सोल्यूशन बताने वाला हूं मेरे प्यारों। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक निर्देश पढ़ के मैं आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर समझाता हूँ। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ाने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप लोग पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना है। यह है आप लोगों का पहला निर्देश। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बना है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर जो है विभाजित है। तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि प्रश्न पत्र के खंड अ जो है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। किस पेन से आप रख सकते हो, तो नीले पेन का यूज कर सकते हो या काले पेन का, लेकिन पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। इसके बाद है चौथा निर्देश, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर के लिए होगा, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। इसके बाद बोला है प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। मेरे प्यारों जो 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे और पूरा का पूरा समय लगा देना आप लोग खंड ब में हल करने के लिए। अच्छे से राइटिंग बैठाना, हेडिंग वगैरह अच्छे से डाल के लिख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। तो जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो यह निर्देश था मेरे प्यार बच्चों। पेपर आप लोगों का स्टार्ट इधर से होता है। देखिए पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहाँ से। सबसे पहले आया है खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। बोला है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है। तो रक्षाबंधन नाटक के जो नाटककार हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन है, और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया, 1 नंबर के लिए यह प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरि कृष्ण प्रेमी जी। कौन? हरि कृष्ण प्रेमी जी। पहले का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूलिएगा मत मेरे प्यारों। पहले का बी, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी जी। दूसरा प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह प्रश्न भी 1 नंबर के लिए दिया गया है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो आप लोगों की रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये बात आप लोग भी जानते हो, ये रचना तो बहुत मशहूर है रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय, और ये प्रश्न 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में दिया गया। तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करें, तीसरा है कि राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया गया है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन? श्रीलाल शुक्ला जी। कौन? रामधारी दरबारी जो रचना के उपन्यासकार हैं कौन है? श्रीलाल शुक्ला जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। मतलब शुक्ल युग को और किस नाम से जाना जाता है, यह पूछा है प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग की ए सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों ए सभी, क्योंकि शुक्ल युग को हम लोग प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जानते हैं और छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्ल युग का जो अन्य नाम कौन सा है, तो ये तीनों है, इसलिए
ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5वां को लेकर, प्रश्न नंबर 5वां है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो भारतेंदु युग, ना तो छायावादी युग, ना तो द्विवेदी युग। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही से याद कर लीजिए, क्योंकि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल सही में सही करके आना, वो भी 5 मिनट के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया गया है। तो भाव विलास के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपके देव। कौन, देव। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है, देव जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है, प्रश्न नंबर 7वां है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए दिया गया है। यहाँ पे 4 विशेषता दिया गया है और इन चारों विशेषताओं से बताना है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता इन चारों ऑप्शन में से कौन है। तो मेरे प्यारे जो प्रयोगवादी के पूछा है तो हो जाएगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह जो है वो विशेषता है किसके, प्रयोगवादी काव्य धारा की। तो 7वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है। प्रश्न नंबर 8वां है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है। तो काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है, प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया गया है। तो कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, तो टोटल धाराएं कितनी, 3 धाराएं जो है स्वीकार की गई हैं। और 8वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार है और एक प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया है। तो जौहर काव्य के जो रचनाकार है वो कौन है, तो है वो है आपके श्याम नारायण पांडे जी। ए वाला ऑप्शन, कौन, श्याम नारायण पांडे जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। आगे अगर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 10वां है कि चिदम्बरा के रचनाकार है। यह प्रश्न भी 1 नंबर के लिए दिया गया है। चिदम्बरा के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पंत जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन, सुमित्रानंद पंत। 10वें का सी। आगे अगर हम बढ़े प्रश्न नंबर 11 को देखें, कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ये जो आपको पंक्ति अभी मैंने पढ़ के सुनाया 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है ये पूछा है। तो इसमें जो है वो हास्य रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ये जो मैंने पंक्ति भी पढ़ा और इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह पूछा है। प्रश्न भी आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए दिया गया है, 1 नंबर के लिए दिया गया है। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 का बी। आगे अगर हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ, कह रहा है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है, प्रश्न भी 1 नंबर के लिए एग्जाम में दिया गया है। तो दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है, दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा, सोरठा। इसलिए सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा। 13 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया गया है। तो अनुरूप को अगर हम यहाँ पे तोड़े तो ये हो जाएगा अनुधन रूप के रूप में, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो उपसर्ग का मतलब कि जो आगे जोड़कर उस वाक्य को परिपूर्ण करे, ठीक है। तो यहाँ पे अनु जो है वो उपसर्ग का लाएगा, अनु का मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सी। और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए एग्जाम में था आपके। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि राम कृष्ण में कौन सा समास है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया गया है। तो राम कृष्ण में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये द्वंद्व समास होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब योजक चिन्ह आ जाए तो समझ लीजिए कि आंख बंद करके द्वंद्व समास पे लगा दीजिए, जैसे राम और ये आपका योजक चिन्ह है, इसका मतलब अर्थ होता है और। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण हो जाएगा। तो जब भी और या योजक चिन्ह प्रयोग आए तो द्वंद्व समास होता है। बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा कि वायु समीर बयार पर्याय है, ठीक है, मतलब पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो वायु समीर बयार, ये पर्याय किनकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो होगा वो हवा का है। किसका, क्योंकि वायु मतलब क्या होता है, हवा।
तो ऐसे ही आप लोग हिंट से पकड़ सकते हो। तो हवा की ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है, वायु, समीर, बयान। और ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि तस्मे शब्द में विभक्ति एवं वचन है। जो तस्मे है वह किस विभक्ति और कौन सा वचन का रूप है, तस्मे। ठीक है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, तस्मे जो है वो चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन का रूप है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 को लेकर, संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया गया है। तो संदेह पूर्ण कथन कहते हैं, किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो संदेहात्मक वाक्य को कहते हैं। इसलिए आप लोगों के क्या हो जाएगा, संदेहात्मक वाक्य मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संदेह पूर्ण कथन कहते हैं किसको, संदेहात्मक वाक्य को। 18 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19, देखिए क्या है कि मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित तो वाक्य है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए दिया गया है। ठीक है, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको लिखेंगे मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। 19 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसको हम कर्म वाच्य के रूप में परिवर्तित करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे 20वां लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो यहाँ पे बोला कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं। आसपास, ये आसपास जो है स्थान को बहुत कराता है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड अ जो है खत्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब, सबसे पहले आएगा वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए खंड ब में सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ से प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश है, 2 गद्यांश आपके एग्जाम में आएंगे, एक तो क वाला दिया है देखिए, और एक अथवा करके ख वाला दिया है। अब दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में करना है, या तो क वाला कर दीजिए या तो ख वाला कर दीजिए। और दोनों ही 6-6 नंबर के हैं, यहाँ पे 6 नंबर दिया जाएगा। 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दिया जाएगा। क वाला क्या है मेरे प्यारो जो, कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था, वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूप ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। तो ये आप लोगों का गद्यांश है। गद्यांश यहाँ मैंने पढ़ के सुना दिया। इसके नीचे 3 प्रश्न रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, 2 नंबर के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर के लिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक, यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, इसका व्याख्या अगर आप बताते हो तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके बाद प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, इनका जवाब आप दोगे तो 2 नंबर। तो यहाँ पे 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से आप लोगों को 6 नंबर दे दिया जाएगा। हाँ, अगर क वाला नहीं है, जो मैंने बताया क वाला नहीं करना चाहते हो, नहीं याद हो पा रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ख वाला याद कर सकते हो अगर ये आपको आसान लग रहा है तो। क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना है। ख वाला है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के इस स्वप्न सुगत होंगे क्योंकि दूर के ढोल जो है सुहाने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, 2 नंबर के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर के लिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है। फिर दूर के ढोल सुहाने होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करना है, 2 नंबर यहाँ से। तो मैंने क और ख दोनों पढ़ के आप लोगों को सुना दिया। अब दोनों में से जो अच्छा लगेगा उसको याद करके जाइएगा, जो आसान होगा उसको करके एग्जाम में आइएगा। ये प्रश्न नंबर 21 जो है संपूर्ण रूप से यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे, प्रश्न नंबर 22 यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अभी हमने गद्यांश देखा, तो गद्यांश 6 नंबर का था। पद्यांश भी सेम वही 6 नंबर का ही रहेगा और इसमें भी 2 ऑप्शन दिया जाएगा आप लोगों का। एक क वाला देगा, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया गया है आप लोगों का, ख वाला। तो दोनों में से इसमें से कोई एक ही आपको करना है, जो आसान लगेगा वो एग्जाम में करके आइएगा। क्या है क वाला, कि चरण कमल बंदो हरिराई जाके कृपया पंगु गिरिले है।
अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गंगू पुणे बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती ही पाई। अब यह जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, और इसके नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए, बार बार बंद होती ही पाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है 2 नंबर के लिए। अगर ये वाला नहीं याद कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन वाला दिया है आपको कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए, और उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है, ठीक है, तो किसका प्रतीक है 2 नंबर इसके लिए। तो या तो क वाला कीजिए या तो ख वाला, दोनों मैंने आपको बता दिया, जो आसान लगेगा याद करके जाइएगा, एग्जाम में करके आइएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये एग्जाम में आपके कितने नंबर के लिए आता है, 5 नंबर के लिए आता है। ये संस्कृत का मेरे प्यार बच्चों क्या है, गद्यांश है, और हिंदी में अनुवाद करना होता है इसका संदर्भ सहित। तो क वाला देखिए मेरे प्यार बच्चों, क वाला यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। इसका आप चाहोगे तो संदर्भ से हिंदी में बात कर सकते हो। ये अगर आपको भारी लग रहा है, नहीं याद कर पा रहे हो, याद करने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन और आपको खवाला दिया है अथवा करके। देखिए अथवा करके मेरे प्यारों को यहाँ पे खवाला दिया है, मैं यहाँ पे इसको घेर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। ये वाला है, यहाँ तक है, इसका संदर्भ से हिंदी में बात कर लो, या तो क वाला करो या तो खवाला, दोनों ही 5 नंबर के हैं। 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे अगर करते हो सही सही। आगे देखिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी हमने संस्कृत का गद्यांश देखा है, अब ये संस्कृत का पद्यांश आ गया। संस्कृत का पद्यांश कहिए या उसको श्लोक कहिए, दोनों एक ही है। ये भी सेम 5 नंबर का ही होता है। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं। देखिए एक क वाला दिया है, क वाला मन कर रहा है तो क वाला कीजिए, नहीं क वाला आ रहा है, याद करने में दिक्कत हो रहा है तो ख वाला कर लीजिए। तो दोनों में से कोई तो एक तो याद करना ही पड़ेगा, और दोनों में से कोई एक आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो 5 नंबर मिलेगा। तो क और ख दोनों मैंने बता दिया, क और ख दो में से कोई एक आप कर सकते हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और ये प्रश्न 3 नंबर के लिए। यह खंड काव्य है, मैंने हमेशा से बता रखा हूँ आप लोगों को कि खंड काव्य जिला वाइज आता है, जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही आपको करना होगा। उसके अलावा कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला है। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा वही करना है। क्वेश्चन बैंक में जाके देख लीजिए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा वही करना है। वैसे तो बहुत सारे खंड काव्य होते हैं, मुक्ति दूत यहाँ पे देख पा रहे हो, ज्योति जवाहर देख पा रहे हो, यहाँ पे मेवाड़ मुकुट है, इसके बाद यहाँ पे अग्र पूजा है, अग्र पूजा के बाद जय सुभाष है, फिर आपका यहाँ पे मातृभूमि है, फिर मातृभूमि बाद कर्ण दिया गया है, कर्ण के बाद कर्मवीर खंड काव्य दिया गया है, इसके बाद तुमुल। इतने सारे हैं, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाएगा वही आपको करना है। ये नहीं कि कोई भी लिख दोगे, कोई भी लिख दोगे तो नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 26। उसमें अभी 26 का क। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के लिए जीवन परिचय आता है मेरे प्यारे बच्चों, और जीवन परिचय हर एक विद्यार्थी को इस समय तो याद ही होगा। 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे, इसलिए रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऑप्शन 3 दिया हुआ है आपको, या तो पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी का जीवन परिचय लिख दीजिए, या तो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिख दीजिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 लोगों का दिया है, तीनों लोगों में से किसी एक लोग का ही जीवन परिचय लिखना, अभी रचना सहित 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। यह है आप लोगों का 26 का क। तो हर एक विद्यार्थी को याद होगा जीवन परिचय। इसके बाद देखिए ख, 26 का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह भी 5 नंबर का ही होता है। इसमें भी सेम वही, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना मिलता है, 5 नंबर कवि। 4 कवियों का नाम दिया है, मैथिली शरण गुप्त जी, रस खान जी, महादेवी वर्मा जी, अशोक वाजपेयी जी। अब चारों कवियों का नाम मैंने पढ़ के सुना दिया। इन चारों में से किसी एक लोग का ही आपको जीवन परिचय लिखना है, रचना सहित 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स है। तो आप लोगों को जो भी इनसे लिखना का मन हो, जो याद हो अच्छे से, वो लिख लीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर दिया जाएगा। अभी मैंने संस्कृत का पद्यांश बताया, तो संस्कृत का पद्यांश और श्लोक ही होता है। ये नहीं कि वही उठा के यहाँ पे लिख दो, ये जब लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर पूरे काट लिए जाएंगे, 2 नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट बोल रखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो जो न आया हो कोई दूसरा आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28 कि कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखे। 4 नंबर दिया जाएगा।
कि अगर वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ था, उसमें आपके चचेरा भाई अगर फर्स्ट डिवीजन पाया है, ठीक है, वो सम्मानित हुआ है, तो उसको बधाई देने के लिए आप पत्र कैसे लिखोगे? अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपके पास है कि अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे कि अगर आपके गली मोहल्ले की जो नालियां हैं उसमें बहुत सारी गंदगी फैल गई, उसको सफाई नहीं किया जा रहा है नगर निगम द्वारा, तो नगर निगम को एक स्वास्थ्य जो अधिकारी होते हैं उनको एक आप पत्र कैसे लिखोगे? तो 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 2 ऑप्शन आपके पास है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप लिख लीजिए, या तो पहला वाला या तो उसका अथवा वाला कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे पास जो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। संस्कृत के 4 प्रश्न आपके पास है, 4 क्या 5 इस पेपर में दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों पे टिक मैंने लगा दिया। अब इसमें से किसी भी 2 प्रश्नों का उत्तर अगर आपको आ रहा है संस्कृत में, तो उन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे एक एक नंबर के हिसाब से। यह प्रश्न नंबर 29 है। 5 में से जो याद करना होगा याद करके जाइएगा, 2 आंसर देके आइएगा, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब इस पेपर का लास्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 30वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर निबंध लिखिए। पूरे किताब का अगर मैं बताऊं, पूरे किताब का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो निबंध होता है, और इस पूरे के पूरे पेपर में जो सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है वो निबंध ही पूछा जाता है, 7 मार्क्स का। अब यहाँ पे 5 आपको निबंध दिए गए हैं। पहला, किसी यात्रा का वर्णन कीजिए, या नई शिक्षा जो नीति लागू है उसके बारे में बताइए, या इंटरनेट क्या होता है, या आत्मनिर्भर भारत क्या है, या पुस्तकालय से लाभ। तो यहाँ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, पांचों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध आप मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जाके देख सकते हो। निबंध में 2 ही चीज मायने ज्यादा रखता है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि प्रस्तावना भूलिएगा मत, पहली हेडिंग उसको सही सही बिल्कुल याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना कही या भूमिका कही, दोनों बात एक ही है। ये हेडिंग आपकी बिल्कुल सही सही याद होनी चाहिए। और लास्ट हेडिंग आप लोगों का उपसंहार, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता है। ये 2 हेडिंग को विशेषकर वो ध्यान देता है जब वो निबंध चेक करने जाता है, तो इसको बिल्कुल सही सही याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 30 टॉपिक बिल्कुल क्या हो गए, खत्म हो गया, और इसी के साथ ये पेपर भी क्या हुआ, पूरा खत्म हो गया। 801 HD। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस पेपर को तैयार कर लोगे तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।